अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के पंजाब में 14 मई को इंतखाबात करवाने के फैसले पर अमल दरामद करते हुए आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऐन मुताबिक है और जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे पंजाब में इंतखाबात 14 मई को ही हो। रिटर्निंग अफसरान की जानिब से कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें 10 अप्रैल तक दायर की जा सकेंगी। एपलेट ट्रिब्यूनल्स 17 अप्रैल तक अपीलें निपटाने के पाबंद होंगे। इलेक्शन कमीशन 18 अप्रैल को नज़रसानी शुदा फहरिस्तें शाया करेगा। 19 अप्रैल तक उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। 20 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन की जानिब से उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किया जाएगा। इससे कबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास हुआ और इजलास में लॉ विंग की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शुरका को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनुअन अमल करने का इरादा किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से मशावरत भी की गई। इंतजामी और सिक्योरिटी के मामलात पर मशावरत के लिए निगरां हुकूमत से राब्ता करने का फैसला किया गया है। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन फंड्स की फराहमी के लिए वजारत खजाना से राब्ता करने का भी फैसला किया गया है। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से अमल दरामद शुरू हो चुका है, वहीं ये सवाल भी जन्म ले रहा है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सूबे पंजाब में बर वक्त इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाए पाएगा। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिना ब्यूरोक्रेसी की मदद के पुरअमन इंतखाबात करवा पाएगा। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुतालिका फंड्स मुहैया किए जा सकेंगे, क्योंकि 2 हफ्ते कबल होने वाले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में इंतखाबात को साफ और शफाफ और पुरअमन बनाने के लिए सिक्योरिटी इदारे अपने हाथ खड़े कर चुके हैं। फंड्स के हवाले से वजारत खजाना का मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है, बड़ा क्लियर मौक़िफ़ सबके सामने आया है। उनका कहना है कि इस तबाहकुन माशी सूरत हाल में इलेक्शन के लिए 20 अरब रुपए जैसी खतीर रकम का इंतजाम करना तकरीबन नामुमकिन है। क्या ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात का इनेकाद कर पाएगा जब इत्तेहादी हुकूमत इलेक्शन करवाने के मूड में नज़र नहीं आ रही है और वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह साहब इंतखाबात की सूरत में मुल्क में तफरी और अनारकी फैलने के खदशे का इजहार कर रहे हैं। ऊपर इलेक्शन कमीशन को इत्तफाक नहीं है, इसके ऊपर दफाई अदारों को इत्तफाक नहीं है, इसके ऊपर इंटरनल सिक्योरिटी के अदारों को इत्तफाक नहीं है। इस किस्म का मुतराज़ा इलेक्शन जो है मुल्क को अफरा तफरी और अनारकी की तरफ ले जाएगा। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से हुकूमत एक ही बात की रट लगाए हुए है कि ये फैसला इंसाफ का कत्ल है। अक़लियती फैसला अक्सरियत पर नाफिज करने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने से कबल ही इत्तेहादी हुकूमत ने अदालत उज़्मा को दबाव में लाने के लिए अदालत के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एक बाकायदा मुनज़्ज़म मुहिम शुरू कर दी थी, जो फैसला आने के बाद भी तसलसल से जारी है। पार्लियामेंट में वफाकी वज़रा से लेकर नून लीग के जलसों में आला अदालत के मोअज़्ज़ज़ जजेस को हदफ तनकीद बनाया जा रहा है। आला अदालत के जजेस को फैसला देने की पादाश में रेफरेंस दायर करने जैसी मज़ाक़ा खेज़ धमकियाँ दी जा रही हैं और हुक्मरान जमातों की क़यादत अदालत को चैलेंज कर रही है कि अदालती फैसले के नफाज में रुकावट के लिए हर हद तक जाएंगे और अगर इसके लिए उन्हें नाअहली का भी सामना करना पड़े तो वो तैयार हैं। आते हैं कि तुम सीधी बात करती हो, वो हजम नहीं होती लोगों को, तो तुम्हारे पे कंटेम्प्ट लग जाएगी। तो मैं कहती हूँ कि कंटेम्प्ट लगती है तो लगा दो। मैं तो तब नाअहल हो गई थी जब मैंने अभी कभी किसी लोकल बॉडीज का इलेक्शन भी नहीं लड़ा था और 5 साल में नाअहल रही, 6 साल में नाअहल रही। तो नाअहली से उसको डराते हो जो 6 साल झूठी नाअहली भुगत के आई है। वुकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए PMLN की चीफ ऑर्गेनाइजर जनाब मरियम नवाज साहिबा ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख ना देने पर भी तनकीद की। आइन का इतलाक पंजाब पे होता है, उसी आइन का इतलाक खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस में क्यों नहीं होता? क्या समझे कौम कि सारा झगड़ा ही पंजाब का? पंजाब में इंतखाबात के मुनक्किद होने को वजीर खारजा बिलावल भुट्टो साहब ने मुल्क के लिए खतरा जो है वो करार दिया है। लाहौर का सवाल और तख्ते लाहौर का लड़ाई पाकिस्तान को ले डूबेगा।
नाज़रीन, आईने पाकिस्तान बहुत वाज़ेह है कि इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर ही होने हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी कह दिया है कि 14 मई को ही पंजाब के इंतखाबात होंगे और इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनुअन अमल किया जाएगा। इस हवाले से बात करने के लिए आई एम वेरी ऑनर्ड हमें ज्वाइन करें सिप्तैन खान साहब, स्पीकर पंजाब असम्बली। सिप्तैन साहब, बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। सिप्तैन साहब, गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो फैसला सामने आया और ऑर्डर जो है इट्स कंसिडर्ड इन द राइट डायरेक्शन सर, बड़ा क्लियर है, बड़ा वाज़ेह है कि अगर प्री मेच्योरली डिसॉल्व्ड असेंबली होती है तो उसके सूरत में आइन बहुत वाज़ेह है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने भी आज कह दिया कि जी मिनुअन उस अदालती फैसले पर अमल किया जाएगा, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ ही आपको पता है कि काबीना की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया ये अदालती फैसला और आज भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे थे कि कल के दिन एक और करारदाद पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। सिप्तैन साहब, पहला सवाल तो मेरा, क्योंकि इस अदालती फैसले के हवाले से जो सवालात उठाए जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बसद एहतराम कुछ रोल्स हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी उसके काम करने के हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली उसको एक इख्तियार हासिल है कि चाहे वो शेड्यूल जारी करना हो, तमाम चीज़ें उसके ज़िम्मे हैं। वो चीज़ सुप्रीम कोर्ट कैसे अस्यूम कर सकती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले तो ये इलेक्शन की डेट बहुत मेहनत और बड़ी मुश्किल से आई, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में 9-10 जगह पे लिखा हुआ है कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। खुदा ना खास्ता फ्लड्स आ जाते हैं, खुदा ना खास्ता वॉर हो जाती है, कुछ हो जाता है, बट लोगों को आप अपना राइट ऑफ वोट से या अपने मेंबर को चूज करने में डिले नहीं होना चाहिए, 90 डेज के अंदर होना चाहिए। इसके बाद पहले गवर्नर साहब लीतो लाल से काम लेते रहे, गवर्नर साहब ने ना दी, उसके बाद हम अदालतों में गए, फिर हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया कि आप अपना, पहले भी इलेक्शन कमीशन ने ही डेट दी थी गवर्नर को कि आप इन डेट्स में डेट दे दें और हम इलेक्शन करा लेंगे। चले, गवर्नर साहब ने उस पर अमल ना किया। प्रेसिडेंट पे जब गई तो ये इनकी तरफ से लिखा हुआ गया कि 30 अप्रैल से 6 मई के दरमियान हम इलेक्शन करवा सकते हैं। प्रेसिडेंट साहब ने उसमें से 30 अप्रैल को पिक कर लिया, इन्होंने अपना शेड्यूल जारी कर दिया और शेड्यूल के 11 फेजेस थे जो कि एप्लीकेशन दे के टिल इलेक्शन डेट। जब 5वें फेज पे पहुंचा तो यकदम जो इलेक्शन कमीशन कहता था कि हम डेट नहीं दे सकते, डेट गवर्नमेंट ने देनी है, यकदम सरप्राइज करता है और 22 मेरा ख्याल है दैट वाज 22 को वो अनाउंस कर देते हैं जी, 22 मार्च को उनका बिल्कुल फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सामने आया और उसके बाद जो 6 से लेकर 11 तक की जो स्टेजेस थी आज उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो इंडोर्स कर लिया गुज़िश्ता रोज जो अदालती फैसले में आया है, जिस तरह से शेड्यूल है। लेकिन मेरा सवाल वही है सर कि इवन आपका आइन जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इख्तियारात देता है एंड हिज रोल एंड हिज स्टेटस इज दैट ऑफ अ जज। इलेक्शन कमीशन के होते हुए क्या कोई इदारा जो है वो इस तरह से शेड्यूल जारी कर सकता है, डेट्स भी अनाउंस कर सकता है? क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशनली काफी आइन के हवाला दे के ये बात की जा रही है कि अदालत को ये इख्तियार नहीं था। देखें, अगर इलेक्शन कमीशन का जज का रोल है तो आगे उनको कोई डिप्टी कमिश्नर तो ऑर्डर नहीं कर रहा, आगे देखें उनको सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट जो बिस्मिल्लाह उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल का जो था दैट वाज अनलॉफुल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, विदाउट लॉफुल अथॉरिटी उनका डिसीजन, ये उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा। उसके बाद ये देखें कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बात क्लियर कर दी, उसके बाद वो जो 14 दिन का या 12 दिन का जो गैप आया था, उस गैप को तोड़ के और इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल 100% सुप्रीम कोर्ट वाली बात को माना और सुप्रीम कोर्ट की बात को मान के जो पहले 5 फेजेस हो चुके थे उससे आगे उन्होंने 11th तक कंप्लीट किया और इंशाल्लाह 14 मई को अब हमारे इलेक्शंस हो जाएंगे।
राइट, बट सिप्तेन साहब, आपको लग रहा है कि जिस ब्यूरोक्रेसी ने, जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज है जो कि आर्टिकल 220 के तहत पाबंद हैं कि वो इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मावनत करे इस इलेक्शन के निकात के हवाले से, वो ताउन करेंगी? क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च के हम जो बात कर रहे हैं ऑर्डर की, उसमें वो तमाम मीटिंग्स का भी अहवाल जो है वो दिया गया था कि जिस तरह से तमाम खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की जो अथॉरिटीज है वो माजरत कर रही थी कि चाहे सिक्योरिटी पर्सनल हो, वो प्रोविजन उसकी मुमकिन नहीं बनाई जा सकती, फंड्स की फराहमी नहीं मुमकिन बनाई जा सकती, और ऐसे में फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट और पीसफुल इलेक्शंस नहीं उसका इनेकाद मुमकिन हो सकता। आपको लग रहा है कि वो ताउन करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह उनको करना चाहिए और वो करेंगे। देखें, मेरी बात सुने, अब कई टीवी चैनल्स पे हमारे पॉलिटिशियंस और इस तरह की रायजनियां हो रही हैं कि ये जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन पे लगेगी। मैं ये बात वाजे करना चाहता हूं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगेगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज समथिंग एल्स। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है उसको वायलेट करना, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगेगी। ये खुदा न खास्ता बात बहुत आगे तक जाएगी। और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है, उस वक्त कासिम सूरी के टाइम तो उनको सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ठीक लगते थे, जब रात को 12 बजे उन्होंने कहा कि वॉचेस जो हैं, घड़ियां वो बंद कर दी जाएं, और ये अब उस डेट से स्टार्ट होगी, और आज 12 बजे से पहले यू हैव टू डिसाइड। तो डिसाइड। बट सिप्तेन साहब, उससे मुतालिक बड़ी स्टेटमेंट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी रहनुमाओं की थी, लीडरान की थी, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की उस वक्त भी बात की जाती थी। अदालत के फैसलों पर जो है वो एतराज़ उठाया जा रहा था। फ्लोर ऑफ द हाउस जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान जो है वो कहते थे कि जी पार्लियामेंट को बंद कर देना चाहिए अगर तमाम फैसले जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करने हैं। अच्छा चले, उन्होंने एतराज किया भी, बट वी एक्टेड अकॉर्डिंग टू लॉ। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, जब वो पब्लिक हो गया और वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन गया, तो उस पर कमेंट तो किया जा सकता है, लेकिन हमने कानून की वायलेशन नहीं की। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अगेन इनको पाबंद किया कि 10 तारीख तक फाइनेंशियल पोजीशन आप देंगे, 21 अपना 30 अप्रैल तक आप ये काम, उसमें तो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। और उन्होंने फिर आपकी फेडरल गवर्नमेंट को भी पाबंद किया है कि जो भी की फोर्सेस या जहां जहां जिनकी डिप्लॉयमेंट होगी आप वो भी करेंगे। अब देखें, बात फिर मैं वही कर रहा हूं कि इसको लाइटली मत लिया जाए। जो कोई लोग ये सोच रहे हैं तो वो गलत सोच रहे हैं। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, ये आप आईन की वायलेशन कर रहे हैं। और अगर आईन की वायलेशन की जाए तो मेरा ख्याल है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, सबको पता है कि फिर उसका अंजाम क्या होगा। राइट, आर्टिकल 6 की तरफ आपका इशारा है। लेकिन सिप्तेन खान साहब, ये जो और ऑलरेडी ये कह रहे हैं कि जी कल करारदाद लेकर आना चाह रहे हैं, और कुछ लीगल एक्सपर्ट्स भी ये समझते हैं कि जी इनके पास, इवन आप उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कंसिडर नहीं करते, लेकिन उससे पहले तक इनके पास रिव्यू, अपील, तमाम ऑप्शंस जो है वो मौजूद हैं। देखें, अगर इनके पास एक लीगल ऑप्शन है और ये लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए अगर उस ऑप्शन को अवेल करना चाहते हैं तो उसमें किसी को क्या एतराज होगा। लेकिन अब देखने वाली ये बात है कि जहां इतने सीनियर लॉयर्स, ये अपने एतजाज एहसन साहब टाइप, लतीफ खोसा साहब टाइप, जो डिफरेंट पार्टीज के हैं, वो भी कह रहे हैं कि अब जो सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को नहीं मानेगा, दैट वुड बी वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय लॉजिक। ये सिंपल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगी। इफ दे आर रेडी टू फेस दैट म्यूजिक, तो ओके, लेट देम प्लीज देमसेल्व्स, माशाल्लाह कर लें। अच्छा, अगली बात देखें, हम हालात को उस नहज पे लेकर क्यों जा रहे हैं? हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम पॉलिटिकल पार्टीज हैं। एक साइफर का केस हुआ, हमें गवर्नमेंट से निकाल दिया, जो हुआ फॉरगेट द प्रीवियस वन। वो कहते हैं कि एक पर्शियन का है कि गुज़श्ता को सलवात, आगे एहतियात। हम आगे तो अब ठीक चले ना, हम उतर गए, हमने अपना ऑप्ट किया कि हमें सड़कों पे आना चाहिए, हमें मास मोबिलाइजेशन करना चाहिए। अब ये पॉलिटिकल पार्टी ये इलेक्शन से कब तक, एक जो बड़े साहब हैं वो इंग्लैंड में बैठ के अपनी तकरीरें लंदन में बैठ के झाड़ रहे हैं,
पोजीशन ये है कि वो घर से नहीं निकल सकते। 24 घंटे में मेरा ख्याल है वो 10 मिनट ऐसे देखते हैं कि जो सोने का टाइम है तो मैं घर से निकलूं, वो वहां पाबंद है। अच्छा, ये जो बट सिप्तेन साहब अभी आज ही के रोज में वो फवाद चौधरी साहब भी कह रहे थे आर्टिकल 63A के तहत रेफरेंस जो है इनके उन तमाम वुज़रा के खिलाफ लेकर आया जाएगा जो आज रात 12 बजे तक अपने आप को अलहदा नहीं करते उस एलामिये से जिसने मुस्तरद किया अदालती फैसले को। बिल्कुल सही है। फवाद चौधरी के ये टिकर मैंने भी देखे हैं और बेसिकली ही इज अ लॉयर। अगर वो कोई बात कर रहे हैं तो यकीनन, क्योंकि बट यू थिंक डी सीट हो सकते हैं वो फिर? फवाद, देखिए मेरी बात सुने, अब दोनों टॉप के लॉयर्स होते हैं। लेट्स सपोज कि दो लॉयर्स आपस में जब बहस करते हैं तो दोनों अपने क्लाइंट को सच्चा समझ के बहस करते हैं ना। बट ये तो डिस्क्रिशन आ जाती है कि जो उन चेयर्स पे बैठे हैं, जो जुडिशरी के वो लोग हैं, उनकी डिस्क्रिशन आ जाती है विद इन the parameters of law, within the parameters of constitution, Islamic Republic of Pakistan के constitution में रहते हुए, और जिसको वो देखते हैं तो उसके हक में फैसला कर देते हैं कि जो constitution और limits के अंदर रह रहे हैं। अब फवाद चौधरी साहब अगर ये कह रहे हैं तो यकीनन वो इज अ लॉयर, और जो आगे उनको डिफेंड करने वाले होंगे वो भी लॉयर होंगे। बट डिस्क्रिशन किसकी आएगी, जीतेगा कौन? जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर। देखिए हम इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं? हम कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट क्यों कर रहे हैं? हम अवाम में जाने से भागना क्यों चाहते हैं? सिप्तेन साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अदालत भी ये ऑप्शन देना चाह रही थी परहैप्स ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स एज वेल कि जी डायलॉग के जरिए ये मामले को सुलझा लिया जाता और सियासी फरीकैन आपस में मिल बैठ के कोई फ्रेमवर्क की तरफ आ जाते जो सबके लिए काबिल कबूल होता। बट बहरहाल अभी इस वक्त जो है वो स्टेटमेंट्स भी सामने हैं, हुकूमत जो है वो एक रिएक्शनरी मोड में भी नजर आ रही है। बिलावल साहब कह रहे हैं ये तख्ते लाहौर की लड़ाई जो है वो पाकिस्तान को ले डूबेगी। मरियम नवाज साहिबा कह रही है सारा झगड़ा लाहौर का है, पंजाब का है। तो ऐसे में, और वो साथ साथ ये भी कह रही हैं कि जी इलेक्शन हो भी गए तो आप लोग ने नताइज नहीं तस्लीम करने। अच्छा, इलेक्शन होने दें, इतने इंशाल्लाह फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। और अगर बिलावल साहब को ये शक है कि तख्ते लाहौर की लड़ाई पूरे पाकिस्तान को ले डूबेगी तो उनका तो तख्ते लाहौर में कुछ नहीं। मेरा ख्याल है उनकी 6 या 7 सीट्स हैं, तो वो अपने आप को इस पीडीएम की लड़ाई से और पीटीआई से अलहदा कर लें। उनका तो ज्यादा इन्फ्लुएंस सिंध में है ना। वो कहें कि पीटीआई के साथ भी नहीं खड़ा होता। बट मुझे बिलावल साहब की इस बात पे हैरत होती है, जिसके नाना ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो बात ही कॉन्स्टिट्यूशन की करते थे, जो बात ही अदालतों की करते थे, चाहे उनके नाना का जुडिशियल मर्डर तक लोगों ने कहा, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि नहीं, अदालतें राय हक पे हैं और हम अदालतों को ओबे करेंगे। आज वो भी इनके शहर में, पीडीएम के शहर में आके इस तरह की बातें करते हैं। एटलीस्ट पीपल्स पार्टी हमेशा से उसका ये मौकफ रहा है कि हमने अदालतों को मानना है और हमने अदालतों का हुक्म मानना है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन मुल्क को दिया। ठीक है, तो कम से कम अपने आप को अलहदा कर लें। राइट। सिप्तेन साहब, आखिर में एक सवाल और मेरा आपसे ये कि जो अब ये बातें हो रही हैं और जिस तरह से हुकूमत कह भी रही है कि 3 जजेस के खिलाफ जो है वो रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर करने की ये जो बातें अब सामने आ रही हैं उनकी तरफ से, और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो अदालती फैसला है इसके खिलाफ जो है वो अपील में जाया जाएगा वंस कानून साजी जो आपने गुज़िश्ता हफ्ते में देखी थी उसको मंजूरी मिल जाती है, ताकि चीफ जस्टिस साहब और फिर 2 जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उनकी जानिब से भी वो कमेटी जो है उन पर मुश्तमिल बेंच जो है वो तश्कील दे सके। आपको लग रहा है कि ये संजीदा नजर आ रहे हैं और ये इलेक्शंस जो है उसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इनका एक रिएक्शन सामने है, और ऐसे में फिर क्या लाएअमल इख्तियार किया जाएगा अगर इलेक्शन नहीं मिलते आपको 14 मई को? मैं उसको पॉलिटिकल पार्टी समझता हूं जो लोगों के हक पे डाका नहीं डालना चाहती। हम इलेक्शन में तो जाए, ये पहले अज्यूम क्यों कर रहे हैं? पहले तो इनका था कि जुडिशरी इलेक्शन कराएगी, अब तो इनके अपने जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं उनकी लगी हुई एडमिनिस्ट्रेशन है, जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब है उनकी लगी हुई एडमिनिस्ट्रेशन है, डीपीओज उनके लगे हुए हैं, एसीज उनके लगे हुए हैं, डीसीज उनके लगे हुए हैं, कमिश्नर्स उनके। ये नून लीग वाले ये वतीरा कब तक रखेंगे कि ये अगर कंधों के ऊपर भी सवार हैं तो ये चीखें मार रहे हैं?
अगर ये फर्श पे भी बैठे ये चीखें मार रहे हैं, ठीक। इंतजामिया आपकी लगी हुई, मरियम बीबी चचा आपके वजीर आजम पाकिस्तान, आपका छोटा भाई वजीर आला पंजाब, और फिर खतरा भी आपको ही है। तो आपको खतरा किससे है? आपको सच्ची बात करें, आपको इमरान खान से खतरा है, आपको पाकिस्तान की और पंजाब मुकाबला की बिल्कुल, और मुकाबला जो है वो सियासी मैदान में ही होना चाहिए। थैंक यू सो मच सिप्तैन खान साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन कर। स्पीकर पंजाब असेंबली जनाब सिप्तैन खान साहब इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, और इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। और आज चूंकि हुकूमती इत्तेहादी जमातों के इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इस बात की तरफ भी इशारा दिया है कि एक करारदाद पहले ही पास हो चुकी है, और वो कह रहे हैं कि कल के रोज़ ऐवान में एक और करारदाद पेश की जाएगी। साथ साथ उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ के अदालती फ़ैसले को पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि पूरी कौम को बताना चाहते हैं आईन और कानून के साथ संगीन मजाक किया जा रहा है, और जो रिजर्वेशन जो वो कहते हैं कि जी 3 रुकनी बेंच ने 4-3 के फैसले समेत अलग होने वाले जजेस पर कोई बात नहीं की, और इस्तदा के बावजूद सियासी जमातों की पार्टी बनने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। 3 रुकनी बेंच के फैसले के मुताबिक हुकूमत ने 10 तारीख को इलेक्शन के लिए और जो तमाम अदालती फैसले की डिटेल्स हैं उनको भी कोट किया। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि क्या 14 मई को इलेक्शंस होंगे या नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो कहता है कि अदालती फैसले पर मिनुअन अमल किया जाएगा। इस हवाले से बात करेंगे, हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार शोएब शाहीन साहब, और हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक होंगे हमें शोएब शाहीन साहब इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। और शोएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। शोएब साहब, ये जो सवाल उठाया जा रहा है और अभी भी लोग समझ रहे हैं बड़ा ये इसके हवाले से, क्योंकि एम्बिग्विटी मजीद क्रिएट की जा रही है, अदालती फैसला साफ सामने आ चुका है, बड़ी क्लैरिटी आ चुकी है, और आईन पाकिस्तान भी कहते हैं 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होना लाजमी है, करवाना लाजमी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने इंतखाबात का इनेकाद करवाना है वो भी एग्री कर चुका है। फिर क्यों ये इस हवाले से बड़ी चेमगोइयां हो रही है कि इलेक्शंस 14 मई को होते दिखाई नहीं दे रहे? देखें, मेरा ख्याल है कि आइन और सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में एक ट्राइका वजूद में आ चुकी है। ट्राइका में कौन है? हुक्मरान इत्तेहाद, तमाम सियासी जमातें, नंबर 1, नंबर 2 एस्टेब्लिशमेंट हमारे मुल्क की, नंबर 3 ईसीपी भी कोई लॉयल एंड सिंसियर नहीं है, उनका सिर्फ अल्फाज है ज़बानी कलामी के जी हमने इलेक्शन के लिए और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इम्प्लीमेंट करना है। ये ट्राइका चाहती है कि किसी तरीके से इलेक्शन का इल्तवा किया जाए। डरते किस बात से हैं? डरते सिर्फ एक बात पे हैं कि इमरान खान ने विद थम्पिंग मेजॉरिटी, यानी 90% या 95% आप तस्वर करें उनकी सीटें आ जानी है। उनके पास ऑप्शन कोई नहीं, बयानिया कोई नहीं, पब्लिक में जाने का रास्ता कोई नहीं, तो इन्होंने हीले बहाने शुरू कर देने हैं। मैं फॉर द टाइम बीइंग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आप साइड पर रख दें। क्या आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होने हैं? सुप्रीम कोर्ट ने भी ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस आर्डर के खिलाफ जो नई ये दरखास्त आई थी और जिस पे कल फैसला दिया, आपको पता है 3 सवाल किए। नंबर 1, क्या इलेक्शन कमीशन को यह अख्तियार है कि वो प्रेसिडेंट की दी हुई डेट को चेंज करे या आज खुद कोई डेट दे दे 6 महीने बाद की? तमाम वकीलों ने, और इंक्लूडिंग इरफान कादर पेश हुआ ईसीपी की तरफ से और अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट की तरफ से पेश हुआ, उन्होंने कहा जी इसको अख्तियार नहीं है। नंबर 2 सवाल किया, क्या आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होने हैं या नहीं होने? बाकी टेक्निकलिटीज को फॉर द टाइम बीइंग साइड पे रख दें। जब कोई भी असेंबली डिसॉल्व होगी 90 दिन में इलेक्शन होने, सभी ने कहा 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। तीसरा सवाल ये किया, क्या वजारत खजाना और वजारत दिफा इस पोजीशन में है कि वो पैसे दे सके और नफरी दे सके? उनके सेक्रेटरी दोनों आए, उनके पास आए बाय शाइन के अलावा कुछ भी नहीं था, और कोर्ट ने उनको 4 सवाल किया, उनके पास कोई जवाब नहीं था, और उसके बाद कोर्ट ने एक फाइनल फैसला दिया जो कि कल आया। राइट, बट शोएब साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऐसे में क्या करे? अदालती फैसले में गुज़िश्ता रोज तो चले, उन्होंने भी कहा ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो कहा है कि अगर हम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी यानी ब्यूरोक्रेसी मावनत करेगी, असिस्ट करेगी वो फंड्स की तरसील के हवाले से, सिक्योरिटी इंश्योर करने के हवाले से, तो वो तो इनेकाद करवा देंगे। लेकिन क्या ब्यूरोक्रेसी उनको सपोर्ट करेगी? ये तो सबसे ज्यादा बड़ा सवाल तो यही है जो आर्टिकल 220 के तहत उनको करना, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान की तो मावनत करना उनकी बनती है, मतलब दे आर बाउंड टू असिस्ट। अलीना, 3 बातें हैं जो इलेक्शन कमिश्नर की बदनीयती को साबित करती हैं। नंबर 1 ये
कि ये कोई मसला था तो ये सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आए क्यों नहीं कि जनाब हमें मदद नहीं दे रहे, हमें इनको कहा जाए कि मदद दें। इन्होंने आज खुद 6 महीने बाद की डेट क्यों दे दी? नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये बताएं कि उनका अपना लीगल एडवाइजर और वकील था जो आर्गूमेंट्स भी कर चुका था। शहबाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टर के मुआविन खुसूसी को ले आए जी हमारी बिहाफ पे आर्गूमेंट्स करें। तीसरी बात ये कि 1 मार्च 2023 को फैसला आया जिसमें कहा गया कि डेट दें, शेड्यूल दें और इलेक्शन कराएं। इन्होंने जो उसमें रेफरेंस और रीजंस दी है वो ये कहा है कि 8 फरवरी को इस चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब आए, उन्होंने कहा जी ना हम कोई मुआवनत नहीं करेंगे आपके साथ। 8 फरवरी वाला वाकया लिख दिया ब्रीफिंग का, और उसी में लिखा कि 8 फरवरी को उन दोनों ने कहा कि 16 फरवरी को जाफर एक्सप्रेस पे धमाका हो चुका है। भाई 8 फरवरी वाले वाकये का रेफरेंस दे रहे हो कि उन्होंने आपको बताया और 16 फरवरी को पहले हो चुका है। तो बात ये थी कि ये 3 रीजंस हैं जिससे इनकी बदनीयती शो होती है, लेकिन हम उनकी चलो नेक नीयती पे चले जाते हैं। भाई कौन जमहूरी ताकत है जो ये कहे कि जमहूरियत और आइन के मुताबिक हम पावर्स को एक्सरसाइज करने को तैयार हैं, जो आइन की दी हुई ताकत को इस्तेमाल करके ये इख्तिदार में बैठे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के जरिए ये बैठे हुए हैं, और साथ ये कहते हैं कि आइन की इस शक को हम नहीं मानते कि हम इलेक्शन में जाएं। ये सारा ड्रामा, ये फ्रॉड इनका किस लिए है? भाई कौन जमहूरी ताकतें जो कहते हैं हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे, हम इलेक्शन नहीं कराएंगे? वो बात सही है, बट शोएब साहब क्या शोएब साहब जो नहीं आती ये कहते हुए कि हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे जी, इलेक्शन नहीं कराएंगे। भाई तुम तो पाबंद हो आइन का, आइन के तुम ताबे हो, आइन के मुताबिक तुमने चलना है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की नौबत क्यों आए? आइन आपको कहता है 90 दिन में इलेक्शन कराओ, असेंबली डिसॉल्व होगी, आप कराओ। लेकिन शोएब साहब आप इस पे क्या कहेंगे? क्या अदालत जो है वो बसद एहतराम क्या वो डेट दे सकती है इलेक्शन का? क्या वो शेड्यूल का बता सकते हैं? क्योंकि अदालत के फैसले में कल शेड्यूल भी वो स्टेजेस 6 से लेकर 11 तक की उसकी भी डेट्स का तयन जो है वो अदालत नहीं किया है। और क्या अदालत सुपरवाइजरी रोल अस्यूम कर सकती है? With all due respect, आइन के तहफ़्फ़ुज़ और इन बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की अल्टीमेट कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 184(3). सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 187 टू डू कंप्लीट जस्टिस। वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल है 254, जब पर फोर्स उन्होंने लिखा है मजबूरन हमें ये डेट चेंज करनी पड़ती है। कासिम सूरी के रूलिंग के खिलाफ क्या किया था? उस वक्त डेट भी दी, उसके बाद टाइम भी दिया, फाइनल डेट टाइम भी बता दिया कि इस वक्त तक करके रिपोर्ट दें, और अभी वो टाइम नहीं गुजरा था कि अदालत रात के 12 बजे खुल गई। मुझे ये बताएं वो तो दुरुस्त था नहीं? उस पर भी बड़ी तनकीद की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। बट शोएब साहब आर्टिकल 218(3) वो भी तो पावर्स ग्रांट करता है आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और तमाम वो पावर्स जो है और जो कि उनका बताते हैं कि उनका स्टेटस जो है इज दैट ऑफ अ जज। तो ऐसा नहीं बेहतर था कि अगर अदालत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ही वो शेड्यूल के हवाले से और डेट के हवाले से तयन करने का और मशावरत के साथ चले आगे की डेट सही, लेकिन उनकी तरफ वो करती बजाय इसके कि खुद एक तयन करे और फिर अगले जो पॉलिटिकल जो सेगमेंट है उनको आपने फिर मजीद मौका दे दिया कि वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं अदालती फैसले को। अलीना 218 जो पावर नहीं देता वो जिम्मेदारी देता है। ये जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की, फ्री फेयर इलेक्शन कराए, ये जिम्मेदारी है, ड्यूटी है। एक है पावर, एक है ड्यूटी, दो मुख्तलिफ चीजें हैं। ये ड्यूटी उसको बाउंड करता है इलेक्शन कमीशन को कि फ्री फेयर इलेक्शन कराएं, और इलेक्शन शेड्यूल। और रीजन क्या दी है? ईसीपी का ऑर्डर विदाउट लॉफुल अथॉरिटी है, इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट करने के बाद बामरे मजबूरी लोगों के राइट्स को मद्देनजर रख के सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अब हमें ये शेड्यूल इसलिए चेंज करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द ओनली रीजन कि इसमें हमें मसला है। मसला क्या है? कि लोगों के राइट्स हैं। मसला नॉमिनेशन फॉर्म जमा हो गए लेकिन ऑब्जेक्शन नहीं सुने गए, अपीलें नहीं सुनी गई। इसी बात को फिर आर्टिकल 254 कहता है बाअमारे मजबूरी पर फोर्स अगर आपको टाइम से आगे जाना पड़े तो आप सिर्फ इस वजह से इलीगल नहीं हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। पहले बहान की वजह से, दूसरा इसकी वजह से। ये बेसिकली ट्राइका की बदकिस्मती है कि मुल्क को इस संजान को लेके जा रहे हैं
जहां आइन की पामाली को कहते हैं कि हम आइन पामाल करके और अदलिया पे तनकीद करके हम बड़े राइट, बट शोएब साहब अगेन वही वाली बात है, 8 मार्च को 9 मार्च को वो जो तमाम मीटिंग्स का हवाला अपने उस 22 मार्च के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने ऑर्डर में जो तमाम रीजंस दिए थे वही तमाम इश्यूज जो हैं आपने गुज़िश्ता रोज़ भी देखा, वो हार्ड लाइंस जो है, हार्ड डेडलाइंस जो है वो सेट कर दी है अदालत की जानिब से, और रिलीज ऑफ फंड्स को लेकर और फाइनलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्लान को लेकर। लेकिन अगेन मावनत करनी है इन्हीं तमाम इदारों ने जिन्होंने पहले ही माजरत कर दी कि हम सिक्योरिटी पर्सनल दे सकते, हमारे पास फंड्स नहीं, हमें आईएमएफ की कंप्लायंस करनी है। नॉन कंप्लायंस अगर इस ऑर्डर की नजर आती है सर, क्या है इसके कॉन्सिक्वेंसेस मुल्क के लिए? नंबर 1, जो इसको नॉन कंप्लायंस करेगा सबसे पहले ब्यूरोक्रेट, उसके बाद वो मिनिस्टर और फाइनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। दे विल बी फुली रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट को डायरेक्शंस है। फेडरल गवर्नमेंट मींस प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट, एंड प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ दैट फेडरल गवर्नमेंट। ठीक, तो मीनिंग देयर बाय जो डिफाइंस करेगा वो तौहीन अदालत में भी जेल जाएगा, वो घर भी जाएगा, और उसके साथ जो तौहीन आइन का मुकदमा है जो कि आर्टिकल 6 का, क्योंकि ये आइन को मुअत्तल करने के मुतरादिफ है। आपका आइन ये कहता है कि उमूर मुमलिकत मुंतखब नुमाइंदों के जरिए चलाए जाएंगे, नॉमिनीज के जरिए नहीं। तो मुंतखब नुमाइंदे चुनने हैं थ्रू इलेक्शंस। ये 22 करोड़ अवाम का एक हक है कि जो वो अपने फ्रेंचाइज का इस्तेमाल करें। और बिल्कुल शोएब साहब, और काबीना के मुस्तरद करने की कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि कल अब वो पार्लियामेंट में करारदाद लाने की बातें कर रहे हैं। करारदाद की कोई हैसियत नहीं है, करारदाद की आइन की नजर में कोई हैसियत नहीं है। करारदाद की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की नजर में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट फाइनलिटी अख्तियार कर गई है, उसके मुकाबले में कोई हैसियत नहीं है करारदाद की। ये भाग रहे हैं। ये आर्टिकल 68 कहता है, आर्टिकल 68 वो ये कहता है कि कोई भी पार्लियामेंट में अदलिया के मुतालिक कोई एक लफ्ज भी नहीं कहा जाएगा। ये किस तरह बातें कर रहे हैं, किस तरह तकरीरें कर रहे हैं, तो ये गैर आईनी काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए। ठीक है, आप आर्टिकल 68 को पढ़े ना कॉन्स्टिट्यूशन को, अंडर नो प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये जज के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के मुतालिक कोई बात कर सकते हैं। राइट, थैंक यू सो मच शोएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के साबिक सदर जनाब शोएब शाहीन साहब इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक थे, और इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद दोबारा नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। जहां एक तरफ मुल्की सियासत अदम इस्तेहकाम का शिकार है, वहीं मईशत को भी तारीखी बहरान ने अपने शिकंजे में जकड़ रखा है। आज के माशी अशारिये मईशत की जो तस्वीर पेश कर रहे हैं उसमें हमारी वजारत खजाना की तजुर्बेकार टीम की बेबसी की तस्वीर बिल्कुल आया है। गुज़िश्ता रोज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया, जिसके बाद शरह सूद 21% यानी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। शरह सूद के साथ डॉलर की कदर में भी रवा हफ्ते इंटरबैंक रेट के मुताबिक 4 रुपये का इजाफा हो चुका है, जिसके बाद डॉलर की कीमत 287.85 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। इदारे शुमारियात की जानिब से जारी किए गए ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मार्च के महीने में महंगाई की शरह भी 35.37% इजाफे के साथ तारीख की बुलंद तरीन सतह पर रही। मुल्की बरामदात में भी रवा माली साल की इब्तिदा से ही मुसलसल गिरावट का शिकार हैं, और ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्की बरामदात में मजमूई तौर पर 9.87% की कमी रिकॉर्ड की गई है। मुल्की बरामदात में 60% शेयर के हामिल टेक्सटाइल सेक्टर से वाबस्ता 70 लाख मुलाजमीन इस माशी बहरान के बायस बेरोजगार हो चुके हैं। डॉलर की किल्लत के बायस खाम माल क्लियर ना होने की वजह से मुल्क के तमाम मोबाइल फोन्स के असेंबलिंग यूनिट्स बंद हो चुके हैं। रवा माली साल के दौरान FBR को भी टैक्स आमदन के हदफ में 278 अरब रुपए की कमी का सामना है। बड़ी सनतों की पैदावार में सिर्फ एक साल के दौरान 8% की कमी रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी बदतरीन मंदी का शिकार है, और सरमायाकारों को सिर्फ गुज़िश्ता 3 माह के दौरान 392 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है, और इस दौरान 100 इंडेक्स में 420 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है। रवा बरस की पहली सहमाही के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट कैपिटलाइजेशन में 21% की कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि इसके बरक्स दिवालियापन के शिकार मुल्क श्रीलंका की मार्केट कैपिटलाइजेशन में 23% का इजाफा हुआ। इस बदतरीन माशी बहरान से निकलने के लिए वफाकी हुकूमत को IMF के कर्ज प्रोग्राम की फौरी बहाली की जरूरत है, लेकिन IMF हुक्काम
भी इस बार तमाम शराइत को पेशगी मनवा रहे हैं। IMF की शराइत पर हुकूमत बिजली, गैस, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के साथ सेल्स टैक्स और सूद की शरह में पेशगी इजाफा कर चुकी है और तकरीबन 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस भी अवाम पर आयद कर दिए गए हैं। लेकिन IMF हुकाम 6 अरब डॉलर की बैरूनी फाइनेंसिंग करवाने वाले मुमालिक की जानिब से भी तहरीरी यकीन दहानियाँ तलब कर रही है। हालिया मुज़ाकरात में IMF हुकाम का क्या रवैया है, उनके क्या मुतालबात हैं, आइए आपको वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना जनाब डॉक्टर आयशा गौस पाशा की ज़बानी सुनवाते हैं। 7th और 8th रिव्यू को हमें मुश्किल से करना पड़ा। उन्होंने हमें बेसिकली प्रायर एक्शंस करवाए सारे, और हमने 9th रिव्यू तक वो प्रायर एक्शंस किए हैं। IMF जिसकी वजह से डिले हो रहा है, वो ये कह रहे हैं कि जो आपकी एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप पूरी करें बिफोर साइनिंग ऑफ द स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। पहले हुआ ये करता था कि हम उनसे कह देते थे, वो मान लेते थे, बात अप्रूवल SLA हो जाता था, और फिर बोर्ड के अप्रूवल से पहले वो ममालिक जो है वो इंडिकेट कर देते थे और वो काफ़ी होता था। लेकिन बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस ट्रस्ट डेफिसिट वो अभी कह रहे हैं आप पहले से करके दिखाएं। इस हवाले से हम बात करेंगे कि मुल्की मईशत और इस वक्त जो इस माशी बहरान का मुल्क को सामना है, सियासी बहरान का सामना है, सिक्योरिटी फ्रंट पे जो है हमें चैलेंजेस का सामना है, और स्पेशली जब हम एक IMF ड्रिवन पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं जिसकी कॉन्सिक्वेंसेस नेचुरली आवाम तक भी ट्रांसलेट हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक सवाल जो सब उठा रहे हैं कि जी IMF का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अब तक क्यों नहीं उसके हवाले से कोई नवीद सुनाई गई, और जबकि वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब कहते थे कि जी अगले 10 रोज़ में हम फाइनल होते हुए और आपको एक अच्छी खबर जो है वो सामने लेकर आएंगे। लेकिन अब तक वो मामला क्यों नहीं तय हो पाया है, और शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म सोल्यूशंस क्या नज़र आ रही हैं, जबकि हमें नज़र आ रहा है कि जी इकनॉमिक इंडिकेटर्स ऑल टाइम हाई पर मौजूद है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें साबिक वज़ीर ख़जाना जनाब डॉक्टर सलमान शाह साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, पहला सवाल तो मेरा इसी से मुताल्लिक कि इंटरेस्ट रेट्स गुज़िश्ता रोज़ बल्कि 1% उसमें इजाफा कर दिया गया, साथ साथ जो आपकी इन्फ्लेशन है वो भी ऑल टाइम हाई पे नज़र आ रही है, डॉलर रेट है वो भी ऑल टाइम हाई पे है। हुकूमतों के पास रेटरिक तो मौजूद है सर, सियासी बयानात से आगे नहीं बढ़ते, लेकिन सोल्यूशंस की कोई बात नहीं कर रहा। इस वक्त प्रॉब्लम्स मैं चाहूँगी कि आप ज़रा हाईलाइट करें कि प्रॉब्लम्स हैं क्या, और हमें वे आउट इस क्राइसिस से क्या नज़र आ रहा है। देखिए, प्रॉब्लम्स तो पाकिस्तान में अब पिछले 1 साल से थ्रेड डिस्कस हो चुके हैं। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, जो वजूहात की वजह से बहुत ख़तरनाक हुआ है। एक जो है वो हमारा तजारती खसारा बहुत ज़्यादा होता है, और उसकी वजह से जिसको हम करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं वो ज़्यादा है, और दूसरी तरफ हमारी जो बैरून मुल्क कर्जा जाते हैं जो हमने लिए हिस्टोरिकली वो बहुत ज़्यादा हैं। वो उनको वापस करने का वक्त है, और हमारे पास डॉलर्स नहीं है। और डॉलर्स को अगर आपने लाना है तो उसके 2-3 ही तरीके हैं। एक आपकी रिमिटेंसेस हैं, दूसरा आपकी एक्सपोर्ट्स हैं, और तीसरा आपको कर्जे आप और लें। तो अब सिचुएशन ये है कि हमारे ना तो रिमिटेंसेस बढ़ रही हैं, ना एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, और कर्जे हमें कोई देने को तैयार नहीं है। तो उसकी वजह से एक क्राइसिस बना हुआ है, जिसकी वजह से रुपए की कीमत गिरती चली जा रही है, और साथ साथ इंटरनेशनली जो मार्केट्स में तबाही हुई यूक्रेन की जंग की, उसके साथ भी आप पे पड़ रहे हैं इन्फ्लेशन के तौर पर, क्योंकि तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई और उसके साथ साथ खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ी। तो ऑल अराउंड जो भी चीज़ गलत होनी थी वो हो चुकी है पाकिस्तान में, और इस सब के ऊपर हमारे पास सियासत हमारी इतनी ख़राब है कि कोई प्रॉब्लम्स की तरफ तो अटेंशन ही नहीं है। इस वक्त दंगा मुश्ती मार कुटाई हो रही है, और कॉन्स्टिट्यूशन को भी तबाह किया जा रहा है। तो पूरी दुनिया एक तमाशा देख रही है, और इस तमाशे
कोई पाकिस्तानी मदद करने को तैयार नहीं है माली तौर पे। तो जब तक हम अपने अंदरून मुल्क हालात को बेहतर नहीं करते, सबसे पहले अब तो इशू पॉलिटिक्स का आ गया है कि जब तक हमारी पॉलिटिक्स स्टेबल तरीकेकार पे नहीं जाती, एक रोड मैप नहीं आता पॉलिटिक्स का कि ये कैसे हमारे मसले हल होंगे। इलेक्शंस का अनाउंसमेंट तो हो गई है, अल्लाह करे कि उस पर अब हम अमल भी कर पाएं, लेकिन अगर हमने ना किया तो एक बहुत बड़ा और गड़ा आ जाएगा जिसमें हम गिरेंगे और वहां से निकलना बड़ा मुश्किल है। ये इस वक्त तो हालात खराब हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन 40% के करीब है, गरीब बिल्कुल मर गया है, बिजनेसेस इकोनॉमिक ग्रोथ जीरो पे आ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, ट्रेड डिसरप्टेड है, सारा कुछ है। लेकिन अगर हमने डिफॉल्ट कर लिया तो इन्हीं चीजों को आप 10 गुना ज्यादा कर दें और फिर आप सोचें कि क्या होगा। लेकिन डॉक्टर साहब फिर डिफॉल्ट के खतरे को कैसे टाला जा सकता है? ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो नहीं नजर आता अगले इवन 1 साल तक भी जो है वो टोच किसी करवट जो है किसी तरफ वो जाती हुई नजर आए, जब तक इलेक्शंस का इनेकाद नहीं हो जाता जिस तरह से कहा भी जा रहा है। जब तक ये रहती है तब तक स्टेबिलिटी तो आप फिर नहीं देख रहे माशी फ्रंट पे। देखिए ये तो हमारी लीडरशिप पे मुनसर है ना, और अगर लीडरशिप को ये नजर नहीं आ रहा कि अगर वो ये रोड मैप नहीं देंगे और सही तरीके से जल्दी इलेक्शंस नहीं कराएंगे तो उसका बहुत ज्यादा नुकसान होगा और मुल्क की इकोनॉमी तो तबाह होगी, मुल्क की सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। सो आई थिंक ये तो लीडरशिप को हम बख्शेंगे नहीं, फिर ये तो पाकिस्तानी कौम फिर इस लीडरशिप को कटारे में खड़ी करेगी, डेफिनेटली करेगी। राइट, बट डॉक्टर साहब एक जो मौजूदा हुकूमत का भी जो एक जो तनकीद वो करते हैं गुज़िश्ता हुकूमत पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि जी जाते जाते IMF का प्रोग्राम भी सबोटाज करने की कोशिशें की गई इमरान खान साहब की जानिब से, और पॉलिटिक्स को ओवर पाकिस्तान इकोनॉमिक्स तरजीह दी गई। साथ साथ उनकी डिप्लोमेसी के जो कुछ डायमेंशंस हैं उसको भी काफ़ी हदफ तनकीद बनाया जा रहा है कि इमरान खान साहब और आज को जो कि हम देख भी रहे हैं कि IMF चाह रहा है कि जी हमें फ्रेंडली कंट्रीज़ या हमारे दोस्त ममालिक गारंटीज़ दें और वो गारंटीज देने को तैयार नहीं नजर आ रहे। आपको लगता है कि इमरान खान साहब डिप्लोमेसी इज टू बी ब्लेम्ड फॉर दैट? देखिए अगर इमरान डिप्लोमेसी ब्लेम करते तो फिर जब वो चले गए थे तो बाकी चीजें ठीक हो जानी थी ना, तो वो नहीं ठीक हुई। सो इससे तो जाहिर है कि इस वक्त हालात हैं वो डिटरमिन कर रहे हैं, जैसे हमारे दोस्त हमें देख रहे हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि इस वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे और कल को कुछ आगे चल के और तसादम बन जाए। सो जब तक हम इलेक्शंस नहीं करेंगे और एक रोड मैप नहीं देंगे और जब तक हम देखें, आप खुद सोचें कि अगर एक हुकूमत जो अपने मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन को मुतनाज़ कर रही है और वो हुकूमत आपके सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोवर्शियल कर रही है, क्या उनके साथ कोई मायदा करने को तैयार होगा? क्या करेगी वो उस पे अमल होगा? तो ये बहुत बड़े सवालिया निशान बनते हैं। आपकी क्रेडिबिलिटी जो है इस वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और हमारी खजाना की जो स्टेट मिनिस्टर हैं उन्होंने तो इस हद तक कह दिया कि IMF के साथ क्रेडिबिलिटी जो है, तो आई थिंक क्रेडिबिलिटी को रिस्टोर करना नंबर 1 चैलेंज है और उसका एक ही तरीका है कि आप एक रोड मैप इलेक्शंस का दें, स्टेबिलिटी उससे आएगी। अगर वो इलेक्शंस का कम से कम रास्ता हमवार हो जाता है और उसको फेयर एंड फ्री तरीके से किया जाता है तो फिर हम आई थिंक स्टेप बाय स्टेप स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे और फिर हमारे दोस्त ममालिक भी मदद करेंगे और IMF प्रोग्राम भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कि IMF स्टाफ लेवल एग्रीमेंट इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मुल्क में जो इस वक्त हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि बाज एक्सपर्ट्स तो ये कहते हैं कि जी IMF इज अनकंसर्न्ड कि आपके मुल्क में पॉलिटिकल फ्रंट पे जो हो रहा होता है उससे IMF का कोई लेना देना नहीं है, एज लॉन्ग एज कि आप उनकी कंडीशंस को जो है उसकी कंप्लायंस इंश्योर करें। नहीं, ये तो उनके पिछले रिव्यू में उन्होंने खास तौर पे लिखा है कि अगर
IMF का मायदा जो है वो कामयाब भी हो जाता है, फिर भी आपकी इकोनॉमिक सूरत हाल ठीक नहीं होगी जब तक आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं क्रिएट करते। और बड़े वाज़े तौर पे उन्होंने बता दिया है कि पॉलिटिक्स पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह कर रही है। और उसका सलूशन तो सिर्फ यही है ना कि अवाम जो है वो जिसको चाहते हैं उसको वोट दें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उसके नतीजे में जो हुकूमत आए वो अपना रोड मैप लेके आए, इकोनॉमिक रोड मैप, और उसको इम्प्लीमेंट करे। और अब ये तो है कि काम बड़ा मुश्किल है और उसको करने की ज़रूरत है। सिर्फ ये नहीं है कि आपने IMF प्रोग्राम करना है, इसके बाद आपने पूरा बिजली के निज़ाम को ठीक करना है, आपने अपने इन्वेस्टमेंट के निज़ाम को ठीक करना है, आपने अपनी ब्यूरोक्रेसी को ठीक करना है, आपने अपने अदारों को ठीक करना है। बहुत से काम है जो बड़े मुश्किल काम है और बड़ा टाइम लेंगे। सो इसके लिए एक मजबूत हुकूमत की ज़रूरत है जो 5 साल का मैंडेट लेके आए और ये सारे काम करे। तो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त तो हमने इलेक्शंस को ही एक मुतनाज़ा चीज कर दिया है जो बिल्कुल शर्मनाक है। राइट डॉक्टर साहब, मैं गुज़िश्ता हफ्ते ये भी आपसे इस पे सवाल करना चाहूँगी कि फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएशन, जो फॉरेक्स एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन है, उनके चेयरमैन मलिक बोस्तान साहब ने ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पेशकश की है कि वो और ओवरसीज़ पाकिस्तानी तमाम जो हैं $1 बिलियन अगले पर मंथ अगले 2 साल के लिए हुकूमत पाकिस्तान को देने के लिए तैयार हैं। और जो है इससे आप IMF से भी जान छुड़ा सकेंगे, IMF की कंडीशंस भी आपको सख्त नहीं माननी पड़ेगी कि जिसका खमियाजा मुल्क की आवाम भुगते। आप इसको कैसे देखते हैं इस ऑफर को? देखिए, जाहिर है कि ओवरसीज पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सरमाया है और ऑलरेडी पाकिस्तान में रेमिटेंसेस जो हैं वो हमारी एक्सपोर्ट से ज़्यादा तो हम रेमिटेंसेस से कमाते हैं। सो आई थिंक कि ओवरसीज पाकिस्तान को जितना हम फैसिलिटेट कर सकें पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए, पाकिस्तान में अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के लिए पैसा भेजें, यहाँ पे अपनी बिजनेसेस खोलें, यहाँ पे अपने घर खरीदें, तो वो हमें करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि ये अगर फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स के पास कोई ऐसा नेटवर्क है जिसके ज़रिए ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी से और 1 बिलियन के करीब एक्स्ट्रा रेमिटेंसेस ला सकते हैं तो बिल्कुल हमें इजाज़त देनी चाहिए। और यही मार्केट्स का असूल है कि मार्केट जो है फॉरेन करेंसी की मार्केट, उसमें सप्लाई और डिमांड का जो है आपको पता है कि हमने सारी चीज़ों को तो बंद किया हुआ है, इंपोर्ट हो नहीं रही। बिल्कुल। अब जब वो खोलेंगे तो अगर सप्लाई नहीं होगी तो फिर तो रुपए की कीमत बहुत बुरी तरह मुतासर होगी। सो आई थिंक कि हमें ये चीज़ें सारी करनी चाहिए, हमें फैसिलिटेट करना चाहिए ये मार्केट्स को। और पाकिस्तान में एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होनी चाहिए। ये नहीं है कि पेशावर में मार्केट कुछ और है, हवाले की मार्केट कुछ और है, बैंकिंग सिस्टम की मार्केट एक अलग अलग बनी हुई है। तो इससे बहुत सेगमेंटेशन हो रही है और इससे बहुत